हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंडक्टेंस पर का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर का, मोलर कंडक्टेंस का और इक्विवेलेंट कंडक्शन पर का, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो भी हमने लगभग देख लिया था। ठीक है, बहुत आसान इसके न्यूमेरिकल होते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन। तो ये सारा जो फैक्टर हमने पढ़ा, इस पर डिल्यूशन से क्या फर्क पड़ने वाला है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली अगर हम लोग कंडक्शन की बात करें ना, तो कंडक्शन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा मेनली। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस। जितना भी ज्यादा अमाउंट में आयंस होगा, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कंडक्शन होता है वो होता किन के वजह से है, चार्ज कैरियर्स। यहां पर आयंस ही तो है चार्ज कैरियर्स, है ना। तो जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होगा, और चार्ज कैरियर का नंबर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ना, तो कंडक्शन तो ज्यादा होना बनता है। ठीक है, वहीं सेकेंड फैक्टर क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। अब ये जो चार्ज कैरियर हैं, ये जो आयंस है, उनका मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि इनका मोबिलिटी कितना ज्यादा बढ़िया है। अगर इनका मोबिलिटी ज्यादा होगा, ईज ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, ज्यादा आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उस केस में क्या होगा, कंडक्शन भी तो ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये दो बेसिक फैक्टर हैं जिनको हम लोग हर एक चीज कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टेंस पे या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिस किसी का भी निकालना चाहेंगे, वहां पर ये दोनों फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि इनकी वजह से क्या फर्क आ रहा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, कंडक्टेंस में हम लोग देखते हैं कि डाइल्यूट करने पर क्या कुछ फर्क हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर के लिए, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पर के लिए ले सकते हैं। तो पहला हमने केस लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लोग अच्छे से जानते हो, इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, मतलब कि 100% डिसोसिएट हो गए। कहने का मतलब क्या है कि जितने हमने आयंस ले रखे सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, सारे के सारे टूट गए। मतलब जो भी हमने, जैसे मान लो केसीएल ले रखा है, तो केसीएल पूरा का पूरा डिसोसिएट होने के बाद के प्लस और सीएल माइनस में मान लो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था ना कि बार बार इन्हीं दो फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ आयंस का और दूसरा ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस का। तो देखते हैं इन पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा। अब देखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी तो ये 100% डिसोसिएट हो चुके हैं ना। अब वापस से अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो और बढ़ेंगे नहीं, तो इसमें किसी भी तरह का हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। जबकि ये जो सेकेंड फैक्टर है, इस चीज को आप जरा गौर से सोचो, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस या ये कहें मोबिलिटी ऑफ आयंस। मान लो ये कंटेनर ले रखा है और इसके अंदर आयंस भरे पड़े हैं। ठीक है, तो शुरू में मान लो इसका अमाउंट कुछ भी है, आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद क्या होंगे, यहां पर ये जो आयंस है इनके बीच में इंटरेक्शन तो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, उसी तरह फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। तो उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ कुछ रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा। अब अगर मान लो हमने इसको डाइल्यूट कर दिया तो इनका बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इनके बीच जो भी इंटरेक्शन था, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, उसमें कमी आएगी। और अगर उसमें कमी आएगी तो इनका मोबिलिटी बढ़ जाएगा ना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस जो है वो बढ़ जाएंगे, रिलेटिवली ये आसानी से फ्लो कर पाएंगे उस केस में। तो हमने क्या देखा, यहां पर ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस जो है, मोबिलिटी ऑफ आयंस जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ जाएगा तब तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोल सकते हैं ना, विथ डिल्यूशन इसका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस तो इन दोनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ही ज्यादा ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होगा, कंडक्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डिल्यूशन। इज इट ओके नाउ? चलो अब केस 2 आ जाते हैं, जो कि है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू तो काफी कम होगा 1 से। ठीक है, अब बट हमने इसमें जब डिल्यूशन करा तो डिल्यूशन के केस में क्या होगा, अल्फा इंक्रीजेज होगा। हमने ऑस्टवर डिल्यूशन लॉ पढ़ा है ना, जैसे हम लोग डिल्यूट करते जाते हैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। अगर अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा कंटिन्यूअसली डिल्यूशन से, तो नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ जाएंगे। तो देखो वापस से दो फैक्टर आया यहाँ पर, पहला फैक्टर नंबर ऑफ आयंस और दूसरा फैक्टर ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। तो हमने अभी जस्ट देखा कि हम लोग डिल्यूट कर रहे थे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर तो इंक्रीज करेगा ही। वही सेकेंड फैक्टर देखो, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस,
या फिर आयनिक मोबिलिटी। अब बताओ वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया आपने तो फिर से उनके बीच का जो है ना सेपरेशन बढ़ जाएगा, है ना, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो अब कम होने लगेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा। अब देखो इन दोनों कंडीशन के बढ़ने के साथ ही हम लोग बोल सकते हैं ना आराम से कि यहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज विद डिल्यूशन। इस केस में भी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। डिल्यूशन से इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप याद करो कप्पा पर का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, यहां पर हमने वॉल्यूम फिक्स कर रखा था, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट पर का जो कंडक्टेंस था उसी को तो हमने कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला था। कप्पा का डेफिनेशन आप लास्ट क्लास में देख लो अगर आपको दिक्कत सा हो रहा है तो, है ना। तो देखो डिल्यूशन से इस पर क्या फर्क पड़ेगा। मान लो पहला एक केस हम लोगों ने ले लिया, है ना, तो पहला केस ले लिया, मान लो वो 1 ml ये इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा है वॉल्यूम, ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस मान लो इसमें 4 नंबर ऑफ आयंस थे। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर बाहर से 1 ml और इलेक्ट्रोलाइट अगर इस पे ऐड करते हैं तो लिख रखा है ऐड 1 ml सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, तो बाहर से जैसे ही 1 और ml इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड कर दिया, अब वॉल्यूम पहले 1 था, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 ml हो जाएगा, क्योंकि बाहर से भी हमने 1 डाल दिया। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंजेस आना है क्या, नहीं, वो तो हमने ऐड नहीं करा, तो शुरू में जितने थे उतने ही हो जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे 4। अच्छा, अब एक बात बताओ, कप्पा क्योंकि पर ml डिफाइंड था ना 1 ml पर के लिए, तो यहां पर ml आयंस कितने हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 2। पहला केस हमने केस 1 क्या देखा था, नंबर ऑफ आयंस पर ml कितने थे 4, यहां पर केस 2 में नंबर ऑफ आयंस पर ml कितने हो गए 2। तो देखो यहां पर क्योंकि दो फैक्टर हम लोग वापस से बात करेंगे जिस पे ये डिपेंड करेगा, पहला क्या था नंबर ऑफ आयंस और दूसरा क्या था ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ आयंस तुमका पर ml डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा, तो नंबर ऑफ आयंस मान लो अगर घट जाएगा तो जाहिर सी बात है ना कप्पा का वैल्यू तो फिर घट ही जाएगा ना, क्योंकि कप्पा का वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे तो डिपेंड करेगा, मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे तो डिपेंड करेगा ही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो जाएंगे पर ml तो उस केस में कप्पा या फिर हम लोग कहें कंडक्टिविटी या फिर कहें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो क्या होगा डिक्रीज होगा विथ डिल्यूशन। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग कैप m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैप m पर का डेफिनेशन हमारा क्या आया था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। अब जरा सोचो ध्यान से, अभी हमने क्या देखा कि कप्पा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था डिल्यूशन से, वहीं याद करो 1000 बाई m ये तो वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने लिख रखा था ना, ठीक है, तो ये तो एक तरह का वॉल्यूम का टर्म है 1000 अपॉन m। तो सोचो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिल्यूशन करने से वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा, वहीं कप्पा डिक्रीज कर रहा। अब देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, एक डिक्रीज कर रहा एक इंक्रीज कर रहा, हमें पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली इसमें क्या होगा। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, तो एक्सपेरिमेंट से क्या मिला कि ये कप्पा का वैल्यू जितना डिक्रीज हो रहा उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम यहाँ कहीं ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो ये वॉल्यूम वाला टर्म जब डोमिनेट हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, कैप m मोलर कंडक्टेंस वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा, क्योंकि डाइल्यूशन में ये वैल्यू तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा था ना, और यही टर्म अगर डोमिनेट करेगा तो कैप m भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, बहुत आसान सी चीज है ना। बट अगर आप इसको लॉजिकली समझना चाहो तो लॉजिकली देखो, फिर से यही दो फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ आयंस और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। अब देखो जब मोलर कंडक्टेंस की बात करें तब तो ये फिक्स है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पर के लिए करेंगे तो देखो नंबर ऑफ आयंस पर तो कोई किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 मोल तुमने ले लिया। जबकि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, मान लो बाहर से तुम इसको डाइल्यूट करोगे, वाटर डालोगे, तो आयंस पर का सेपरेशन बढ़ जाएगा वापस से, तो सेपरेशन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा ना। तो उनका इंटरेक्शन अगर कम हो जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगा, और मोबिलिटी के बढ़ने से जाहिर सी बात है कैप m पर का वैल्यू तो बढ़ना बनता है ना। तो ठीक है, यहाँ पर डिल्यूशन से कैप m पर का वैल्यू इंक्रीज होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ले सकते हैं ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। यहाँ पर कप्पा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था और ये वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। 1000 अपॉन n क्या, ये वॉल्यूम का ही तो टर्म है। अब देखो वॉल्यूम का टर्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू कप्पा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कैप इक्विवेलेंट जो है वो खुद डिक्रीज होगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कैप इक्विवेलेंट जो है वो इंक्रीज होगा विद डिल्यूशन। वापस से हम लोग सेम कॉन्सेप्ट सजा सकते हैं यहाँ पर कि
इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने ले लिया तो वो दो ही केस पे तो डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस और इज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहां पर फिर से तुम्हें सेम चीज देखने को मिलेगा, क्या नंबर ऑफ आयंस में तो किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं आया, बट इज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कैप इक्विवेलेंट या कहें कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल मिला के अभी 4 फैक्टर पढ़ा। सबसे पहला क्या था, कंडक्टेंस, जो कि डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करता था। फिर सेकंड टर्म हमने देखा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करता था, एकमात्र यही चीज डिक्रीज करता था। फिर हमने क्या देखा कि कैप एम, मोलर कंडक्टेंस जो था, और हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करते थे। ठीक है, तो यहां पर समराइज कर दिया गया है। देखो, डाइल्यूशन जब बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा था। कैप एम मोलर कंडक्टेंस की अगर बात करें तो वो इंक्रीज कर रहा था, उसी तरह कैप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी जो था वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लोग जीरो कंसेंट्रेशन भी बोलते हैं। सोचो, अगर डाइल्यूशन आपने इनफाइनाइट कर दिया तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। तो अब डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट कर दिया तो कंसेंट्रेशन उस केस में टेंस टू जीरो हो गया ना। अगर मान लो डाइल्यूशन टेंस टू इनफाइनाइट, उस केस में जो कंसेंट्रेशन होगा वो टेंस टू जीरो हम लोग बोल सकते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम नोट से। याद रखना, इसको कैप एम इनफाइनाइट भी कई जगह लिख देते हैं ना। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, कैप एम इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और कैप एम जीरो का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, दोनों ही बात वैलिड है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डिफाइन करो। मान लो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा है और कुछ डेटा को हम लोग नोट कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग पता ही है कि डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे उस केस में कैप एम पर का वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इसका यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो चलो ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट से देखो हमारे पास रिजल्ट किस तरह का चीज सामने आता है। मान लो स्टार्टिंग में वॉल्यूम 1 ml था, उस केस में कैप एम पर का वैल्यू 0.20 था। वॉल्यूम हमने बढ़ाया, अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर हमें कैप एम पर का वैल्यू बढ़ता हुआ मिलना चाहिए ना। तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ के आ गया 0.21। ठीक है, उसी तरह मान लो हमने वॉल्यूम 3 ml कर दिया, तो देखो ये वैल्यू और बढ़ के आ गया 0.22। ठीक है, हमने उसी तरह वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करा। अब देखो यहां पर जो कैप एम पर का वैल्यू था वो नहीं बढ़ा, यहां पर से कांस्टेंट रह गया, 0.22 रह गया। उसी तरह ये जब हमने 5 ml करा, ये फिर से हमें 0.22 देखने को मिला। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट था 3 ml, यहां पर सेचुरेशन आ गया। इसके बाद ये वैल्यू जो है इंक्रीज नहीं कर रहा। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल में भी ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो जब हम लोग डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा कंटेनर, मान लो कोई हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस पर अगर ये डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वहां से हमने इसको डाइल्यूशन करना शुरू किया। हमने एक बिकर पे ले लिया, मान लो बिकर पे भी कंप्लीट टाइप से ये डिसोसिएट नहीं हुआ, फिर हमने उससे बड़ा कंटेनर ले लिया, मान लो हमने एक बकेट पे उसको डिसॉल्व कराने का कोशिश किया और वो उस पर्टिकुलर टाइम डिसॉल्व हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि हम लोग उसको सीधे जाके समुद्र में फेंक दें और वहां पर डिसॉल्व कराएं, मतलब कि वो वॉल्यूम जहां पर से कि आपका अल्फा जो है वो वैल्यू 1 आ जाता है, तो वही वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वो पॉइंट है, जहां से मतलब कैप एम पर का वैल्यू और हमें इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू आएगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगा और वहां से इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ सेचुरेशन आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम where conductance of solution cap m is saturated called infinite dilution। ठीक है, जहां पर सेचुरेट कर जाएगा उस वॉल्यूम को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पॉइंट बोलेंगे। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस पर का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। इसको हमने कैप एम नॉट से रिप्रेजेंट किया, या फिर मैंने बताया था ना कैप एम इनफाइनाइट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, है ना। इस केस में कंसेंट्रेशन आपका जीरो हो गया था, या फिर यहां पर हमने देखा ना वो लिमिटिंग सेंस में आ गया, क्योंकि उसके बाद तो इंक्रीज नहीं हो रहा था, इसलिए और हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दो चीजों के लिए ले सकते हैं, या तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लें या फिर हम लोग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 100%, या अल्फा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1। अगर डाइल्यूट करेंगे तो पक्का सीधा सा बात है कि डाइल्यूट करेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उनका बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही हमने देख लिया था ऑलरेडी ये जो मोलर कंडक्टेंस था वो इंक्रीज कर रहा था, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनके बीच में, या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो डिक्रीज करेगा। तो अगर वो डिक्रीज करेगा तो फाइनली मोबिलिटी इंक्रीज करेगा, और मोबिलिटी इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये बात हम लोगों ने देख लिया था। एक्चुअली इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो वो क्या कुछ चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस आपको नजर आ रहा है। तो x एक्सिस में आपको अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन मिलेगा, वहीं y एक्सिस में आपको क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूशन की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि डाइल्यूशन बढ़ाते के साथ ही मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रहा था, या ये कहें कि कंसेंट्रेशन अगर बढ़ाएं उस केस में मोलर कंडक्टेंस घट रहा था ना। जस्ट अपोजिट सेंस में बात कर रहे हैं, अगर मान लो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ना, उस केस में कंसेंट्रेशन तो घटेगा, है ना। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन घटाना। अब देखो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन ले रखा है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तब तो कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन करना चाहें इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, ओके है ना। अब देखो अगर हम लोग इसमें डाइल्यूशन करते हैं तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ये वाला पॉइंट आ गया, उसका कुछ भी वैल्यू ले रखा होगा, है ना। वहीं अगर हमने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, तो थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया तो मान लो थोड़ा सा इस साइड में आ गए, है ना, कंसेंट्रेशन तो घट गया उस केस में, और हमने क्या देखा कि मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने फिर से एक बार डाइल्यूट करा तो फिर हमने देखा इस कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ये आ गया। फिर से हमने एक्सपेरिमेंट करा, तो 4-5 बार हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, और हमने क्या देखा कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर आए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन का इक्वेशन तो बहुत आसान है, y = mx + c। अच्छा आप बताओ ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि एक बात बताओ, ये डिपेंड तो दो फैक्टर्स पे करता था, नंबर ऑफ आयंस पे और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस पे। अब देखो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस में तो देखो किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, जबकि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस या कहें कि मोबिलिटी वो तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डाइल्यूशन करने के साथ ही इंटरेक्शन तो इनके बीच का घट जा रहा। तो इसके बढ़ने के साथ ही क्या हो रहा है कि हमारा ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो देखो ये जो ग्राफ है, आपको ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा क्या आपको इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहें तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y = mx + c, ठीक है। अब देखो y एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिख रखा है, मोलर कंडक्टेंस कैप m = यहाँ पर m। देखो x के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, रूट ऑफ कंसेंट्रेशन प्लस यहाँ पर c जो y इंटरसेप्ट है। अब देखो ये y इंटरसेप्ट कैसे हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर देखो इस मेथड को है ना हम लोग बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन मेथड। देखो ये जो लाइन है, देखो इस लाइन को हम लोग पीछे ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे तो एक पॉइंट पर आके मैच करेगा। अब इस पॉइंट पर आप ध्यान दो, इस पॉइंट पर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। वैसे हम लोग 0 कंसेंट्रेशन बना तो नहीं सकते, बट ये जो पॉइंट है इसको जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो ये बोल सकते हैं ना ये पॉइंट 0 कंसेंट्रेशन पर का है। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी पॉइंट पे आ रहा है, तो वो वाला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ना वहां पर कंसेंट्रेशन 0 है। तो इसी चीज को तो हम लोगों ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोला, है ना, एट 0 कंसेंट्रेशन या फिर एट इनफिनाइट डिल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू c y इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैप m0। वही बोल रखा है, अगर मान लो हमने जो कंसेंट्रेशन है वो टेंस टू 0 कर दिया, देखो ना, तो वो यही वैल्यू तो आएगा। तो कंसेंट्रेशन अगर टेंस टू 0 हो जाएगा उस केस में मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बराबर। एक्चुअली ये जो मेथड है ये एक तरह का ग्राफिकल मेथड, और मैंने बताया ना इसको हम लोग एक्सट्रापोलेशन मेथड बोलते हैं ना। तो हम लोगों ने जैसे 4-5 पॉइंट निकाल लिया और उसके बाद उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया उस ग्राफ को, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें वो वाला पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट हम लोग आसानी से मेजर कर लेंगे, जो कि हमारा क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा ना। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m0 वाज इजीली डिस्कवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर के लिए लैम्डा m0 जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा हमें, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू काफी कम होगा 1 से, ठीक है। अब जब हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे, अब देखो प्रॉब्लम ये आ जा रहा है कि डाइल्यूट जब करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी इसमें बढ़ने लगेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा ना, ऑस्टवेट डाइल्यूशन लॉ यही तो बोलता है। जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे तो हमारा अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, अल्फा वैल्यू बढ़ा मतलब नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो देखो क्योंकि दो फैक्टर पर डिपेंड करता था, पहला फैक्टर था नंबर ऑफ आयंस और दूसरा था ईज ऑफ फ्लो, तो देखो नंबर ऑफ आयंस भी यहाँ इंक्रीज हुए और ईज ऑफ फ्लो भी इंक्रीज हुए। अब देखो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा तो जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट करा तो हमें ये जो पॉइंट्स मिले, ये तो स्ट्रेट लाइंस पे पॉइंट नहीं मिले, तो देखो ये एक ऐसा टाइप पर का कर्व आ गया। तो हम लोगों ने जैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट पर के लिए ड्रॉ करना चाहा मोलर कंडक्टेंस का, तो कैप एम और अंडर रूट सी पर का जो ग्राफ आया देखो वो इस टाइप पर का कर्व आया। तो अब ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो सोचो अगर हमें निकालना पड़ेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना, या फिर एट जीरो कंसेंट्रेशन, तो हमें तो ये तो पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस कर्व का तो इक्वेशन ही नहीं पता। बात समझ रहे हो? तो यहां पर एक्सट्रापोलेशन मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट पर के लिए हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग बोलेंगे फॉलोस लॉ, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।